हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई मेधावी निगम वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल अचीवर्स सक्सेस मंत्र। In our last session, we have completed our syllabus with Unit 5, that is Green Skills 2nd. In today's session, we are going to discuss the question paper of the year 2019-20, क्योंकि अब रिवीजन का टाइम आ चुका है तो अब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चंस पेपर्स के साथ और सैम्पल पेपर्स के साथ, जो कि सीबीएसई हर साल इशू करती है। तो इस साल भी हम अपना रिवीजन शुरू कर रहे हैं और हम रिवीजन शुरू कर रहे हैं 2019-20 के क्वेश्चन पेपर से, जो पिछली बार पेपर आया था। उसमें सबसे पहले हम ये जान लें कि जो सीबीएसई का पेपर आया था आपका, वो आया था मैक्सिमम 50 मार्क्स का और आपको 2 आवर्स का टाइम मिलता है, यानी कि 2 घंटे में आपको 50 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना होता है। उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो जनरल इंस्ट्रक्शंस होती है वो क्या होती हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर जो होता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट ए जो कि आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स होता है और पार्ट बी आपका सब्जेक्ट स्किल्स होता है। पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आपका 10 मार्क्स का आता है। उसमें आपके पास होता है कि आपको 6 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं 1-1 मार्क्स के, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। और दूसरा होता है 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं। फिर आता है आपका पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल्स, जो कि 40 मार्क्स का होता है। उसमें आपके 12 क्वेश्चंस आते हैं 1-1 मार्क्स के, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। 6 क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स के, 4 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। 6 क्वेश्चंस आते हैं 3 मार्क्स के, उसमें से आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। और 4 क्वेश्चंस आते हैं 5 मार्क्स के, जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं। तो इस तरीके से टोटल 39 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 27 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। और बहुत ही इजी पेपर होता है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान होता है। आपको जो 3 और 5 मार्क्स के पेपर में जो आते हैं क्वेश्चंस, वो भी आपके वो 1-1 2-2 मार्क्स में डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि वो पार्ट्स में आते हैं। तो इस तरीके से आपको जो भी पेपर अटेंड करना होता है प्रॉपर पूरे अच्छे तरीके से करिए, चाहे पहले सेक्शन ए कर लीजिए चाहे सेक्शन बी कर लीजिए, वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन जो भी आप क्वेश्चन नंबर डाल रहे होते हैं वो अपने आंसर शीट के बिल्कुल सेंटर में डालिए, जिससे कि एग्जामिनर को पता लग सके कि आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। और ये पूरा पेपर आपको 2 आवर्स में फिनिश करना होता है। वैसे तो ये पेपर इतना आसान होता है कि कई बच्चे इसको 1 आवर में या 1.5 आवर में पूरा कर लेते हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेके ये पेपर मत दीजिए, बहुत रिलैक्स होकर दीजिए ये अपना पेपर। और हर एक क्वेश्चन का जो भी आप आंसर देंगे सोच समझ के आराम से लिखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज जो भी हम आंसर्स डिस्कस करेंगे वो सारे आंसर्स हम सीबीएसई की जो आप मार्किंग स्कीम आई थी उसमें जो भी आंसर्स उन्होंने दिए हुए थे उसके अकॉर्डिंग ही डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको ये पता लगे कि अगर आप ये आंसर्स देते हैं तो आपके ये आंसर सीबीएसई जो है वो करेक्ट कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इज योर सेक्शन ए, दैट इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जो कि 10 मार्क्स का आता है। इसमें हम पहले 1-1 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लेकिन पेपर में आपको केवल 4 ही क्वेश्चंस का आंसर देना है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर टू कम्युनिकेट एन एलिमेंट ऑफ स्पीच। वो कौन से ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि आपस में काम करते हैं किसी भी एलिमेंट ऑफ स्पीच को कम्युनिकेट करवाने के लिए। सो द आंसर इज फ्रेजेस, सेंटेंसेस, मैसेजेस, स्टेटमेंट्स। इन चारों में से आप कोई भी अगर एक आंसर लिखते हैं तो वो बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। Second question is dash refers to focusing human efforts for maintaining a healthy body and mind capable of better withstanding stressful situations। वो क्या चीज़ है जो कि ह्यूमन एफर्ट्स
को फोकस करती है, उन ह्यूमन एफर्ट्स को जो कि हम लोग एक हेल्दी बॉडी को मेंटेन करने में, हेल्दी माइंड को मेंटेन करने में लगाते हैं, और जिससे कि हम अपने आप को स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी अच्छे से खड़ा कर सकें और हमारी सोचने समझने की शक्ति भी अच्छी बनी रहे। द आंसर इज स्ट्रेस मैनेजमेंट, योगा, meditation, exercise, vacations with friends and family, taking nature walks. So इनमें से कोई भी आंसर अगर आप लिखते हैं, all are correct. Third question is having conscious knowledge of your own self capabilities. अपनी खुद की सेल्फ कैपेबिलिटीज कि आपके अंदर क्या क्षमताएं हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं और आपका किस तरह का करेक्टर है। अगर इन सब की नॉलेज आप रखते हैं, इन सब से आप अवेयर हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? द आंसर इज अवेयरनेस, कॉन्फिडेंस, कॉन्शियसनेस और एस्टीम। अगर इनके साथ आप लोग सेल्फ, एक्सटर्नल या इंटरनल वर्ड यूज करते हैं तो भी आपका ये आंसर करेक्ट माना जाएगा। Fourth question is a dash is a software that helps you type and work with text on a computer. वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आपको कंप्यूटर के ऊपर टेक्स्ट को टाइप करने में और टेक्स्ट के साथ काम करने में मदद करता है? और आपको ऑप्शन दे रखे हैं वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट या कैलकुलेटर। तो इसका करेक्ट आंसर है वर्ड प्रोसेसर। फिफ्थ क्वेश्चन इज एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट जॉब सीकर्स। एंटरप्रेन्योर्स जॉब सीकर्स नहीं होते। जॉब सीकर्स वो होते हैं जो अपने लिए जॉब ढूंढते हैं, बट दे क्रिएट अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल। वो क्या करते हैं? लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बनाते हैं। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये टोटली ट्रू है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स अपने लिए जॉब ढूंढते नहीं है, वो अपना काम खुद करते हैं और दूसरों को उस काम में इन्वॉल्व करके उन्हें जॉब देते हैं। Question 6. Dash defines a green economy as one that results in improved human well-being and social equity while significantly reducing environmental risk and ecological scarcities. वो कौन सी चीज़ है जो कि उस ग्रीन इकोनॉमी को डिफाइन करता है, जिस ग्रीन इकोनॉमी की वजह से ह्यूमन जो है वो अच्छे तरीके से रह सकता है, वो सोशल इक्विटी बनी रहती है और हमारे एनवायरनमेंट में कम रिस्क इन्वॉल्व होता है, और यहाँ तक कि जो इकोलॉजिकल स्कैरेसिटीज हैं, जो कमियाँ हो रही होती हैं, उसमें भी एक बैलेंस बना रहता है। तो उसका आंसर है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP, जिसे आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन स्किल्स। Any answer out of these will be considered as correct. Then is you have been given 5 questions of 2 marks, out of which you have to answer only 3 questions. The first one is explain 4 types of sentences in English. English के अंदर 4 types of sentences आपको explain करने हैं। तो यहाँ पे explain करने का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा उनके बारे में लिखना है, just you have to write the names. तो जैसे 4 sentences इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होते हैं? इम्परेटिव, वो एक कमांड देता है, गिव्स अ कमांड। सेकेंड होता है असर्टिव या डिक्लेरेटिव, वो एक स्टेटमेंट बनाता है। थर्ड इंटेरोगेटिव, ये किस लिए यूज होता है? क्वेश्चन पूछने के लिए। और फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी, यानी कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। अगर आप ये आंसर नहीं लिखते तो आप इसकी जगह सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स जैसे भी सेंटेंसेस लिख सकते हैं, या अगर कोई भी 4 डिफरेंट एग्जाम्पल्स आप दे देते हैं तो भी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लिस्ट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के कोई भी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे दे रखे हैं, अगर इसके अलावा भी आपको कोई और पता हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। एंड व्हाट दे आर: एम्बिशन, कॉन्फिडेंस, विलिंगनेस, एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, trust and respect for the team, self-motivation, leadership, risk-taking, optimistic, innovative, goal-oriented, vision, creativity, motivator, decision maker,
strong work ethics, action oriented, disciplined, dynamic agent, skill, knowledge, etc. तो इनके अलावा भी अगर आपको कोई करेक्टरिस्टिक पता हो, that also you can mention in your exam. Question number 9. Write steps to highlight text in an open office writer. ओपन ऑफिस राइटर में आप टेक्स्ट को कैसे हाईलाइट करेंगे उसके स्टेप्स आपको लिखने हैं. तो यहाँ पे बहुत से तरीके जो है वो CBSE ने अपनी मार्किंग स्कीम में मेंशन किए थे, तो आप इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं. द फर्स्ट इज सेलेक्ट द टेक्स्ट. टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए एंड क्लिक ऑन फॉन्ट कलर आइकन, और जिससे हम लोग फॉन्ट का कलर चेंज करते हैं उसको क्लिक कर दीजिए फॉन्ट ग्रुप के अंदर, तो भी आपका टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा. दूसरा है सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड देन what you do, क्लिक ऑन द बोल्ड आइकन. बोल्ड कर सकते हैं आप उसे. इसी तरीके से टेक्स्ट को सेलेक्ट करके आप इटैलिक आइकन पे क्लिक कर सकते हैं, अंडरलाइन आइकन पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड या माउस की मदद से अपना टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं. इसी तरीके से कोई भी ऐसा ऑप्शन जिससे कि आपका जो टेक्स्ट है वो बाकी टेक्स्ट से अलग दिखे, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. लिस्ट एनी 2 फैक्टर्स दैट अफेक्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस. आपको कोई भी ऐसे 2 फैक्टर बताने हैं जिनकी वजह से आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में फर्क पड़ता है. दैट इज चाइल्डहुड, फैमिली, फ्रेंड्स, वर्क, एनवायरनमेंट, सोसाइटी, मीडिया, स्पिरिचुअलिटी, योगा, मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, academics, सेल्फ बिलीफ, स्ट्रेस, और कोई भी दूसरा फैक्टर जो आपको लगता है कि हाँ इन चीज से हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस पे अफेक्ट पड़ता है. क्वेश्चन नंबर 11. लिस्ट एनी 4 फैक्टर्स कॉजिंग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस. कोई भी ऐसे 4 फैक्टर बताइए जिससे कि आपका जो इकोलॉजी है, जो आपके आसपास का एनवायरनमेंट है, वो इम्बैलेंस हो रहा है, उसका संतुलन बिगड़ रहा है. सो व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स. आप इसमें से कोई भी 4 चूज कर सकते हैं. फर्स्ट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, दैट इज डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और फैक्ट्रीज, urbanization, large scale use of pesticides, overgrazing, degradation of land or soil erosion, faulty utilization of water resources, environmental problems from faulty mining practices, pollution, population or overpopulation, and excessive of technology. तो इसमें से आप कोई भी 4 फैक्टर मेंशन कर सकते हैं, या इसके अलावा आपको लगता है कोई और फैक्टर है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं. इसी के साथ हमारा सेक्शन ए जो है वो खत्म होता है. तो आपके सेक्शन ए में इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, और आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन CBSE ने नहीं पूछे हैं, बहुत ही बेसिक और इजी क्वेश्चंस हैं. तो अगर आपको टेंशन हो रही है पेपर को लेके तो बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, और अगर नर्वसनेस हो रही है तो होने दीजिए, क्योंकि नर्वसनेस उसको नेगेटिव मत लीजिए, आप पॉजिटिव लीजिए. क्योंकि हमने अपने किसी एक सेशन में इसके बारे में पढ़ा था कि नर्वसनेस जो होती है वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, तो आप उसे पॉजिटिव वे में लीजिए, क्योंकि जितना आपको नर्वसनेस होगी आप उतना अच्छा रिवीजन कर पाएंगे. सेक्शन बी सब्जेक्ट स्किल्स, जो कि आपका 40 मार्क्स का आता है. इसमें अब हम डिस्कस करेंगे 12 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, एंड आउट ऑफ दोज 12 क्वेश्चन यू हैव टू आंसर ओनली 10 इन योर एग्जाम. When a combination of hardware and software enables a person with disability or impairment to use a computer, it is known as. कोई ऐसा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन जिसकी वजह से एक डिसेबल पर्सन कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है, तो उसे क्या कहते हैं. द ऑप्शंस आर मैकेनिकल असिस्टेंस, असर्टिवनेस, असिस्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टेंस एंड कम्युनिकेशन. तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है असिस्टिव टेक्नोलॉजी. 13th question is dash in control panel are used to customize the way your keyboard display और mouse function. कंट्रोल पैनल में वो कौन सा ऑप्शन होता है जो कि आपके कीबोर्ड डिस्प्ले और माउस के फंक्शंस को चेंज करने में मदद करता है. द आंसर इज accessibility options,
or ease of access. You can write any one out of these. Question 14. Picture and clip art options are available under. Picture और clip art का जो option होता है वो कहाँ available होता है? The answer is insert tab or illustrations group. Choose any one. Question number 15. Header option is available under dash group in insert tab. Insert tab में header option कहाँ available होता है? So answer is header and footer. Question 16. Dash is one of the functions available in the spreadsheet. इसमें से कोई एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपके स्प्रेडशीट में अवेलेबल होता है और वो फंक्शन से हम क्या करते हैं? एडिशन परफॉर्म करते हैं सिलेक्टेड नंबर्स के ऊपर. तो वो आपका ऑप्शन कौन सा होता है? सम और ऑटो सम. Question 17. AutoSum automatically select the values around the cells. सेल्स के आसपास जो वैल्यूज होती हैं AutoSum उन्हें ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता है. कैसे करता है? हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और रोज एंड कॉलम्स. चूज एनी वन. Question 18. Layout option is available under dash group in home tab. Home tab में layout option आपको कहाँ मिलता है? You will get it in slides और new slide layout या फिर page setup. तो आप इसमें से कोई भी कंसीडर कर सकते हैं. और पेज सेटअप आप इसलिए चूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कोई भी सॉफ्टवेयर मेंशन नहीं कर रखा कि किस सॉफ्टवेयर की हम बात कर रहे हैं. Question 19. Presentation software enables the user to add tables in the slide. Presentation software जो होता है वो यूजर को परमिशन देता है कि वो स्लाइड्स के अंदर टेबल्स ऐड कर सकता है. In order to represent the dash data meaningfully, किस तरह के डाटा को आप मीनिंगफुली अरेंज कर पाते हैं इसके थ्रू? The answer is statistical, raw, tabular, comparative, simple. Write any one answer. Question 20. Time management is the act of planning. Time management क्या है? एक planning का ही act है. To stay organized that will result in increased. जिससे कि हम organize रह सकें और जब हम organize रहेंगे तो ये हमारी किस चीज़ को बढ़ावा देगा? Productivity, efficiency, strength, कैपेबिलिटी या इनके अलावा कोई और रिलेवेंट आंसर आपको लगता है? दैट ऑल्सो यू कैन राइट. क्वेश्चन 21. डैश अपॉइंटमेंट्स कैन बी यूज्ड फॉर शेड्यूलिंग रिपीटेटिव टास्क. रिपीटेटिव टास्क को शेड्यूल करने के लिए आप किस तरह के अपॉइंटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं? आंसर इज रिकरिंग, बिजनेस, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली. So many answers are there. You can choose any one, all will be correct. Question 22. Dash statement is used to add one or more records to a database. वो कौन सी स्टेटमेंट है जिसकी मदद से आप डेटाबेस में एक या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स एंटर कर सकते हैं? The answer is insert. या तो सिर्फ insert लिखिए या फिर insert row लिखिए या फिर राइट क्लिक करिए किसी भी रो पे और चूज करिए ऑप्शन न्यू रो या फिर कंट्रोल प्लस प्लस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं. क्वेश्चन 23. डैश स्टेटमेंट रिट्रीव्स 0 और मोर रोज फ्रॉम वन और मोर डेटाबेस टेबल्स. वो कौन सी स्टेटमेंट है जो कि एक या एक से ज़्यादा डेटाबेस टेबल्स में से कोई भी नहीं या फिर बहुत सारी रोज को रिट्रीव कर सकती है? द आंसर इज सेलेक्ट. ये तो सेलेक्ट स्टेटमेंट होती है या फिर हम टेबल नेम के ऊपर डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर टेबल नेम के ऊपर राइट क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं. देन इज you are given 6 questions of 2 marks and you have to answer any 4. So question number 24 is explain blog. blog को explain करिए. Give any 2 websites that offer free blog services. कोई भी 2 ऐसी वेबसाइट्स बनाइए जो आपको फ्री ब्लॉग सर्विसेज अवेलेबल कराती हैं. सो ब्लॉग इज व्हाट? इट इज़ अ डिस्कशन स्टाइल साइट. एक डिस्कशन करने वाली साइट होती है जो कि नॉन टेक्निकल या फिर टेक्निकल यूजर्स के द्वारा इस्तेमाल की जाती है
फॉर क्रिएटिंग पर्सनल वेब पेजेस, जिससे कि वो अपने खुद के पर्सनल वेब पेजेस क्रिएट कर सकें। अगर आपको ये नहीं पता तो आप ये लिख सकते हैं, ब्लॉग्स आर सिमिलर टू एन ऑनलाइन पर्सनल डायरी। जो ब्लॉग्स होते हैं वो ऑनलाइन पर्सनल डायरी की तरह ही होते हैं, एंड सिंपल टू यूज़, और बहुत आसान होते हैं इस्तेमाल करने में। अगर आपको ये भी नहीं पता तो आप ये लिख सकते हैं, वी कैन यूज़ अ ब्लॉग टू कन्वे मैसेजेस अबाउट इवेंट्स, अनाउंसमेंट्स, न्यूज़, रिव्यूज़ एक्सेट्रा। हम लोग ब्लॉग्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हम मैसेजेस दे सकें, किसके बारे में, किसी इवेंट के बारे में, किसी अनाउंसमेंट के बारे में, न्यूज़ के बारे में, या किसी के रिव्यू के बारे में। तो आप इनमें से जो भी लिखेंगे दैट विल बी कंसीडर्ड करेक्ट। अगर आपको ये तीन भी नहीं पता तो आप ये लिख सकते हैं, अ वेबसाइट वेयर अ पर्सन राइट्स रेगुलरली। एक वो साइट जहाँ पर पर्सन रोज लिखता है उन टॉपिक्स के बारे में जिसमें कि उनको इंटरेस्ट होता है, विथ फोटोग्राफ और टेक्स्ट, फोटोग्राफ या फिर टेक्स्ट के साथ। और दूसरा उन्होंने पूछा था कि आपको दो वेबसाइट्स बतानी थी जो आपको फ्री ब्लॉग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। सो आई हैव मेंशन 10 साइट्स ओवर हियर। तो आप इसमें से कोई भी दो मैं साइट्स मेंशन कर सकते हैं। एंड वर्ड दो साइट्स आर wordpress.com, blogger.com, blog.com, weebly.com, blogsome.com, tumblr.com, wix.com, zoomla.com, medium.com एंड घोस्ट.com। अगर इनके अलावा भी कोई साइट आप लिखते हैं और वो साइट सही होती है तो भी आपको मार्क्स दिए जाते हैं। और अगर आप ब्लॉग सर्विसेज के बारे में या ब्लॉग के बारे में इनके अलावा भी कोई आंसर लिखते हैं और वो अगर करेक्ट है तो भी आपको मार्क्स दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, लिस्ट एनी 4 आइटम्स दैट मे बी एडेड इन द हेडर एरिया। आपको कोई भी ऐसे 4 आइटम्स बताने हैं जो कि आप हेडर एरिया में इंक्लूड कर सकते हैं। व्हाट दे आर, पिक्चर, पेज नंबर, number of pages, date, time, file path, file name, sheet name, name of the author, company or department name. Question number 26, लिस्ट एनी 2 कंडीशंस, कोई भी दो कंडीशंस बताइए, फॉर्मेट्स बताइए या आइटम्स बताइए जो कि हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए एक स्प्रेडशीट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको मेंशन कर रखे हैं, आप इनमें से कोई भी दो दो मेंशन कर सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा अगर आप दो की बजाय 3 या 4 याद कर लें। कंडीशंस के लिए लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, equals to, not equals to, between, not between, top 10, bottom 10, ये सारी कंडीशंस आपके पास अवेलेबल है। above average, below average, text that contains, ये सब आपके पास कंडीशंस होती हैं। फॉर्मेट्स में आपके पास क्या होता है, नंबर फॉर्मेट, फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, फिल पैटर्न, बॉर्डर स्टाइल, एवरीथिंग। आइटम्स में आपके पास होता है हाईलाइट, सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, कलर स्केल्स, आइकन सेट्स, मैनी थिंग्स। क्वेश्चन 27, mention 2 ways in which a movie file may be inserted in a presentation। आपको दो तरीके बताने हैं जिनके थ्रू आप एक मूवी फाइल को एक प्रेजेंटेशन के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। What they are, इंसर्ट टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूजिंग टाइटल एंड कंटेंट लेआउट ऑप्शन, यूजिंग इंसर्ट मूवी फ्रॉम फाइल, यूजिंग इंसर्ट मूवी क्लिप ऑर्गेनाइजर, using insert movie online videos, by copy and paste movie file, cut and paste, drag and drop। तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, सो यू कैन मेंशन एनी 2 आउट ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 28, मेंशन 2 वेज ऑफ शेड्यूलिंग एन अपॉइंटमेंट। एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए आपको दो तरीके बताने। फर्स्ट इज यूजिंग मेन्यू बार, then calendar view, calendar home tab, new appointment, and then using daily, weekly, monthly and yearly।
क्वेश्चन नंबर 29. Explain two types of languages used for creating and manipulating the data in database. Database के अंदर हम दो तरह की languages का इस्तेमाल करते हैं अपने डाटा को बनाने और मैनिपुलेट करने के लिए. तो वो कौन सी दो languages होती हैं? DDL और DML. DDL आपकी क्या होती है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज या फिर डाटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज. ये किसके लिए काम करती है? टेबल के स्ट्रक्चर के लिए, और इसके अंदर क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप जैसे स्टेटमेंट्स आते हैं. दूसरी है आपकी DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, दैट वर्क्स ऑन द कंटेंट ऑफ टेबल, जो कि आपके टेबल के अंदर क्या मटेरियल है उसके ऊपर काम करती है. एंड इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट आर द स्टेटमेंट्स दैट आर यूज्ड बाय दिस लैंग्वेज. What are the examples? Oracle, MySQL, SQL, MS Access, DBase, FoxPro and many more. Now we will talk about the 6 questions that will come in 3 marks and you have to answer 4 questions out of it. So question number 30 is what are section breaks? Section breaks क्या होते हैं? How a section break helps in formatting a document. कैसे एक section break एक document को format करने में हमारी मदद करता है? That you have to explain. So section breaks are used for what? To separate a document into sections. एक document को sections में divide करने के काम में आते हैं. To separate a section in a document, एक document में एक section को separate करने के लिए हम section breaks का इस्तेमाल करते हैं. A section break controls the formatting of document content. डॉक्यूमेंट में जो भी कंटेंट अवेलेबल है उसकी फॉर्मेटिंग को कंट्रोल करता है, और तब तक कंट्रोल करता है जब तक कि ये दूसरे सेक्शन ब्रेक पे नहीं पहुंच जाता. तो इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं सेक्शन ब्रेक्स को डिफाइन करने के लिए. और किस तरीके से सेक्शन ब्रेक हमारी मदद करता है एक डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए, दैट वी विल ऑल्सो स्टडी. एंड दैट इज एड फ्लेक्सिबिलिटी टू फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट. एक डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग करने के लिए उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए. वी कैन क्रिएट डिफरेंट फुट नोट्स. हम अलग अलग फुट नोट्स बना सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं, लेआउट चेंज कर सकते हैं कॉलम्स का, पेज के बॉर्डर्स चेंज कर सकते हैं कि अलग अलग पेजेस पर अलग अलग बॉर्डर्स हों, और यहाँ तक कि एक ही डॉक्यूमेंट के पेज के लेआउट को भी बदल सकते हैं. Using section break is like having many documents in one large document. Section breaks का इस्तेमाल करना होता है कि एक बड़े डॉक्यूमेंट में छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स रखना. We can separate the chapters at separate sections. हम चैप्टर्स को separate sections के तौर पे डिवाइड कर सकते हैं, so that पेज नंबरिंग फॉर ईच चैप्टर begins at 1, जिससे कि हर चैप्टर की जो पेज नंबरिंग है वो 1 से शुरू हो. We can also create different header and footer for a section of a document. एक डॉक्यूमेंट के सेक्शंस के लिए हम अलग अलग हेडर और फुटर भी बना सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 31. डिफरेंशिएट बिटवीन लिंकिंग एंड एम्बेडिंग अ डॉक्यूमेंट. लिंकिंग और एम्बेडिंग क्या होती है डॉक्यूमेंट की, वो हमें बताना है. Does embedding a document increase the size of document? अगर हम डॉक्यूमेंट को एम्बेड करते हैं तो क्या उससे हमारे डॉक्यूमेंट का साइज बढ़ता है? ये आपको येस और नो में आंसर देना है. लिस्ट एनी 2 वेबसाइट्स दैट ऑफर फ्री क्लिप आर्ट. वो आपको वेबसाइट्स बतानी है जिससे कि आपको फ्री क्लिप आर्ट मिलते हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट एम्बेडिंग एंड लिंकिंग. एम्बेडिंग का होता है एक ऑब्जेक्ट को किसी डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनाना, जबकि लिंकिंग होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर या किसी डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर इंक्लूड नहीं होता. यूजर्स ट्राइंग टू एक्सेस द लिंक्ड ऑब्जेक्ट. वो यूजर्स जो कि लिंक्ड ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने की, इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, दे मस्ट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द सेपरेट फाइल. उनका जो एक्सेस है, उनका जो परमिशन है, वो उस डायरेक्ट फाइल पे होना चाहिए जिससे कि हमारे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं. लिंकिंग मीन्स चेंज इन सोर्स फाइल रिफ्लेक्टेड इन द टारगेट फाइल. लिंकिंग का मतलब होता है टारगेट फाइल के अंदर जो भी हमारी फाइल्स हैं, सोर्स फाइल, वो बदल दी जाए. और एम्बेडिंग का मतलब होता है सोर्स
फाइल में जो भी चेंजेस होंगे वो हमारे टारगेट फाइल में हमें शो नहीं होंगे। और हमने क्वेश्चन पूछा था कि क्या एम्बेडिंग करने से एक डॉक्यूमेंट का साइज इंक्रीज होता है, सो यू कैन से yes. And some of the sites that provide you with free clipart services, they are openclipart.org, pdclipart.org, clicker.com, freeclipartnow.com, wpclipart.com, webweavers.com, wetsy.com, wordwix.com and clipartlord.com. Question number 32. Give any 3 basic guidelines for charts in a presentation. अगर एक presentation में आप charts include करते हैं, what should be the 3 basic guidelines for using the charts? First one is convey one message per chart. हर chart में एक message होना चाहिए. Make the message the heading. जो भी आपका message है उसे heading बना के रखिए. Make chart easy to read. ऐसा chart बनाइए कि उसको पढ़ना आसान हो. लेबल एक्स एंड वाई एक्सेस लेबल करके रखिए और लाइन बार्स और पाइस जितनी भी चीज़ है उन सबको अच्छे से मार्क करिए. मेक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट लार्जेस्ट. जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट होता है उसको लार्ज बनाइए. डार्कन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा लाइन्स और सेक्शंस. जो भी डेटा लाइन्स और सेक्शंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनको बोल्ड करके रखिए. Make bars and columns wider than the spaces between them. उनके बीच में जो स्पेसेस हैं उनको कम रखिए और बार्स और कॉलम्स की जो चौड़ाई है उसको ज़्यादा करिए. Be accurate. बिल्कुल सही रहिए कोई भी चीज़ मेंशन करने में. एक न्यूमेरिकल एक्सेस को हमेशा 0 से स्टार्ट करिए. कंपेयर ओनली लाइक वेरिएबल्स. केवल लाइक वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर करिए. जितनी भी अननेसेसरी डिटेल्स हैं उनको इग्नोर करिए, हटाइए उन्हें. अवॉइड एक्स्ट्रा ग्रिड लाइंस. अगर ग्रिड लाइंस डाटा पॉइंट बॉक्सेस ज़्यादा हो गए हैं, एक्स्ट्रा हैं, तो उनको रिमूव कर दीजिए. यूज़ अ फ्यू कलर्स पर विजुअल. ज़्यादा से ज़्यादा केवल 4 कलर्स का इस्तेमाल करिए हर विजुअल के लिए. क्वेश्चन 33. राइट स्टेप्स. Question 33. Write steps to give transition effects in a presentation software. If you have to give some transition effects in a presentation software, how you will do it? For that you have to mention some steps. Like click on animations tab or transitions tab. Animation या transition tab पे click करिए. Transition effects की जो एक list है वो आपके सामने display होगी. उसमें से कोई भी एक effect choose करिए और उसे चूज आप कैसे करेंगे? बाय डबल क्लिकिंग इट. क्वेश्चन नंबर 34. एक्सप्लेन एनी 3 डेटा टाइप्स इन ओपन ऑफिस बेस. ओपन ऑफिस बेस में कोई भी 3 डेटा टाइप्स आपको क्या करने हैं? एक्सप्लेन करने. द फर्स्ट वन इज न्यूमेरिक टाइप्स. ये किस लिए यूज होता है? फॉर डिस्क्राइबिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज लाइक इंटीजर, डेसिमल, फ्लोट, डबल, सिंगल. Then is alphanumeric type. It is used to store the combination of alphabet numbers or special characters, and they are char, varchar, text and memo. Third is binary types and it is used for describing data in binary format जो आपके 0 और 1 के फॉर्म में होता है. For example, your image binary yes or no. Fourth is date and time. It is used for describing date and time values and what they are: date, time, time stamp. And the fifth one is other variable types. It is used to describing anything from binary code. आप किसी भी चीज़ को बाइनरी कोड से कन्वर्ट कर सकते हैं. किसमें? इमेजेस में, साउंड फाइल को किसी और फाइल में. For example, your object, hyperlink, OLE object, lookup wizard and many more. तो कोई भी ऐसी फील्ड लिखना जिससे कि एक अलग डेटा टाइप का पता चलता हो तो उसमें भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे.
क्वेश्चन नंबर 35, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू डेटाबेसेस। डेटाबेस के रिस्पेक्ट में आपको फॉलोइंग टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट वन इज फॉर्म। फॉर्म क्या करता है? इट प्रोवाइड्स द यूजर सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इनटू डेटाबेस। ये यूजर को एक सिस्टमैटिक वे प्रोवाइड करता है जिससे कि वो डेटाबेस में अपना इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकता है। और यू कैन से इट इज़ एन इंटरफेस इन ए यूज़र स्पेसिफाइड लेआउट। ये यूज़र का बनाए गए लेआउट में एक इंटरफेस होता है जो कि यूज़र्स को देखने में, डाटा को एंटर करने में या डाटा को चेंज करने में मदद करता है, जैसे कि वो टेबल्स के अंदर डाटा को बदल सकता है। और यू कैन से फॉर्म्स जो होते हैं यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होते हैं बिकॉज दे फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा इन टेबल्स एंड क्वेरीज, क्योंकि इस प्रोसेस के ज़रिए डाटा जो है वो टेबल्स और क्वेरीज में एंटर कराया जा सकता है। सेकेंड इज रिपोर्ट्स। रिपोर्ट क्या होती हैं? रिपोर्ट्स आर यूज्ड टू जनरेट द ओवरऑल वर्क आउटकम इन अ क्लियर फॉर्मेट। जितना भी आपने काम किया उस पूरे काम को एक क्लियर फॉर्मेट में निकाल के लाना, उसे रिपोर्ट कहते हैं। Why they are used? Because to display the selected data in a printable format, कि selected data को एक print form में display कराया जा सके। रिपोर्ट्स जो होती हैं वो डाटा को समराइज करते हैं एक से ज़्यादा टेबल्स से, क्वेरीज से, एंड देन अरेंज देम इन प्रिंटेबल फॉर्म, और फिर बाद में उन्हें प्रिंटेबल फॉर्म में ऑर्गेनाइज करके रखती है। थर्ड इज टेबल। टेबल क्या होता है? सेट ऑफ डाटा एलिमेंट्स जिसमें कि आपकी वैल्यूज होती हैं, जिसे कि हम लोग मॉडल ऑफ वर्टिकल कॉलम्स में और हॉरिजॉन्टल रोज में अरेंज करके रखते हैं। यू कैन ऑल्सो से अ टेबल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जो एक टेबल है वो रोज और कॉलम्स का एक कॉम्बिनेशन है। Building blocks of a database. We can also define tables as building blocks of a database because they store complete data in a structured manner. अगर इसके अलावा आप टेबल की अगर ड्राइंग भी बना देते हैं या फिगर बना देते हैं तो भी वो कंसीडर किया जाता है। Then 4 questions of 5 marks each, and out of those you have to answer only 2. So question number 36, A part. Explain any 3 types of impairment that impact computer usage. आपको कोई भी 3 तरह के impairments को explain करना है जो कि कंप्यूटर यूसेज पे असर डालते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे impairments होते हैं, लेकिन हमें डिस्कस करने हैं थोड़े से, तो हम थोड़े ही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज योर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज, जैसे कि आपका डिसलेक्सिया हो गया, अटेंशन डेफिशिएंट, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो गया या ऑटिज्म हो गया। सेकेंड इज योर विजुअल इम्पेयरमेंट लाइक कम दिखना, कंप्लीट और पार्शियल ब्लाइंडनेस, पूरी तरीके से अंधे हो जाना या थोड़ा अंधा होना, कलर ब्लाइंडनेस, अलग अलग कलर दिखना। Then is your hearing impairment in which we include deafness, बहरा हो जाना। And fourth is फिजिकल और मोटर और डेक्स्ट्री इम्पेयरमेंट, जैसे कि किसी को पैरालिसिस हो जाना, सेरिब्रल प्लासी, कार्पल टनल सिंड्रोम या रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी होना। बी पार्ट इज एक्सप्लेन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एंड पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। आपको क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करना है। तो ये 1-1 मार्क्स के हैं, तो आप एक एक लाइन इनके लिए लिख सकते हैं। For client-server architecture, we can say networks in which certain computers have special dedicated tasks. ऐसे कुछ कंप्यूटर जिनके पास कुछ अलग तरह की डेडिकेटेड टास्क होती हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो दूसरे कंप्यूटर्स को, वो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कहलाता है। इसी तरीके से वो कंप्यूटर्स जो कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो सर्वर्स होते हैं, और जो इन सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं वो आपके क्या होते हैं? क्लाइंट्स होते हैं। We can also say the model of interaction between two application programs. दो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के बीच में अगर कोई इंटरेक्शन हो रही है जिसमें कि एक प्रोग्राम, एक क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है किसी सर्विस की किसी सर्वर से,
तो भी वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहलाता है. Then is your peer-to-peer architecture. When we are working or talking about it, it means we are talking about the network in which all your computers have an equal status. जिसमें हर कंप्यूटर का क्या है, इक्वल स्टेटस है. पीयर टू पीयर नेटवर्क में हर टर्मिनल का अपना एक इक्वली कॉम्पिटेंट सीपीयू होता है. वो नेटवर्क जिसमें कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है डायरेक्टली, दैट इज ऑल्सो पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर. और व्हेन वी से two or more computers are connected to each other and there is no client and server between them, then also it is peer to peer architecture. Question number 37. Given the following spreadsheet, write the appropriate formula. ठीक है, आपके पास एक स्प्रेडशीट दे रखी होगी और उसमें आपको कुछ डाटा दे रखा होगा, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे और आपको क्या करना है, आंसर देने हैं. ठीक है, तो इसमें मेरे पास 5 पार्ट्स हैं 1 मार्क के. तो ए पार्ट क्या है, राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टोटल सेल्स ऑफ नॉर्थ जोन. नॉर्थ जोन की मुझे टोटल सेल्स कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए मुझे फॉर्मूला लिखना है. तो मैं फॉर्मूला लिख सकती हूँ इक्वल्स टू सम, और जो भी आपको सेल रेंज दे रखी होगी वो सेल रेंज आपको लिखनी है. या आप इस तरीके से भी सबको इकट्ठे प्लस कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर सेल सेलेक्ट कर लीजिए और फिर ऑटो सम का आइकन दबा दीजिए, तो भी आपके पास क्या होगा, कैलकुलेशन आ जाएगी टोटल सेल्स की. बी, राइट द फीचर यूज फॉर अरेंजिंग द सेल्स फ्रॉम लोएस्ट टू द हाईएस्ट. अगर हमें सेल्स लोएस्ट टू हाईएस्ट अरेंज करनी है तो उसके लिए आप किस फीचर का इस्तेमाल करेंगे, उसका नाम लिखिए. दैट कैन बी सॉर्ट, सॉर्टिंग, ए टू जेड आइकन. सी इज टू फाइंड द मैक्सिमम सेल्स इन ईस्ट जोन. ईस्ट जोन में अगर मुझे मैक्सिमम सेल निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है equals to max and then cell range. D, to find the average sales in January March in cell C7. C7 सेल में आपको जनवरी से लेके मार्च तक की एवरेज सेल्स निकालनी है, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू एवरेज और सेल रेंज, या फिर इक्वल्स टू सम सेल रेंज और उसे आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर सबको इकट्ठे प्लस करके 4 से डिवाइड कर दीजिए. अगर आप सेल रेंज इसकी जगह कुछ और भी लिख देते हैं तो भी वो कंसीडर की जाएगी, क्योंकि हमें मेनली देखना होता है कि बच्चा सही फॉर्मूला लिख रहा है या नहीं. ई पार्ट, टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन ईस्ट जोन एंड वेस्ट जोन. अप्रैल और जून के महीने में ईस्ट और वेस्ट जोन के सेल्स के बीच में कितना डिफरेंस था वो हमें पता लगाना है, तो उसके लिए आप फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल्स टू C5 माइनस C4. आप नोट करिए जितने भी हमने 37 क्वेश्चन के पार्ट सॉल्व करे हैं उसमें अगर आप इक्वल टू ऑपरेटर नहीं भी लगाएंगे फंक्शन के में तो भी चलेगा, और हाफ मार्क जो है वो आपको केवल फंक्शन लिखने का मिलेगा विदाउट सेल रेंज. तो कोशिश करिए कि लिख दीजिए, पूरे ही नंबर ले लीजिए, आधे क्यों लेने हैं. क्वेश्चन नंबर 38. रशिका जो है वो एक प्रेजेंटेशन बना रही है जो कि उसे देनी है एनुअल सेल्स के बारे में, एंड द प्रोग्रेस मेड बाय द जोनल टीम्स, और जो जोनल टीम्स ने प्रोग्रेस करी है उसके बारे में भी उसे एक प्रेजेंटेशन बना के देनी है. अपने प्रेजेंटेशन के लिए उसे नीचे दी गई चीज़ें करनी है, सो यू हैव टू टेल व्हाट शी विल डू. ए पार्ट, शी वॉन्ट्स टू शो द सेल्स डाटा इन ए पिक्टोरिकल फॉर्म. वो अपने सेल्स डाटा को पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाना चाहती है, तो उसके लिए वो कौन से टूल या ऑप्शन का यूज करे जिससे कि वो डाटा कंपेयरिंग दिखा सके. द आंसर इज चार्ट्स एंड ग्राफ्स. बी, शी वॉन्ट्स टू गिव सम इफेक्ट वेन एवर द स्लाइड चेंजेस. जब भी स्लाइड चेंज हो तो उसके समय वो एक इफेक्ट देना चाहती है, तो ये कैसे करेगी वो, उसके लिए वो आंसर क्या देगी, ट्रांजिशन इफेक्ट्स, स्लाइड ट्रांजिशन, ट्रांजिशन, एनिमेशन इफेक्ट, एनी वन. सी पार्ट, शी हैज टू शो अ टेबल क्रिएटेड इन अ स्प्रेडशीट ऑन हर स्लाइड. अपनी स्लाइड पे जो उसने स्प्रेडशीट बनाई है उसके अंदर जो टेबल बनाई है वो उसे दिखानी है, तो वो क्या करेगी, चूज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इंसर्ट मेन्यू. इंसर्ट मेन्यू में से ऑब्जेक्ट चूज करेगी.
और फिर इंसर्ट ऑब्जेक्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर वो क्या करेगी, क्रिएट फ्रॉम फाइल ऑप्शन पे क्लिक करेगी एंड देन क्लिक ऑन ब्राउज so that she can locate the file and choose the spreadsheet that contains the table। या फिर क्या करेगी, वो कॉपी कर लेगी डिजायर्ड टेबल को स्प्रेडशीट में से और उसे डायरेक्टली जाके अपनी स्लाइड पर पेस्ट कर देगी। डी पार्ट, she wants to take printouts such that more than one slide is printed on the page having only textual content। वो क्या चाहती है कि प्रिंट आउट लेना चाहती है इस तरीके से कि एक से ज़्यादा स्लाइड जो है वो एक ही पेज पर प्रिंट हो जाए जिसमें आपका टेक्सचुअल कंटेंट अवेलेबल हो। तो वो ये कैसे करेगी, थ्रू आउटलाइन ऑप्शन से, या फिर फाइल में जाके प्रिंट पे क्लिक करके आउटलाइन करना, या फिर कंट्रोल पी करके आउटलाइन कर लेना इस तरीके से। ई पार्ट, गिव हर एन एडिशनल गाइडलाइन फॉर प्रिपेयरिंग अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करने के लिए उसे कोई एक एडिशनल गाइडलाइन दीजिए जो अभी तक उसको नहीं मालूम है। तो आप इसमें से कोई भी लिख सकते हैं, जैसे नो योर टॉपिक, यूज की फ्रेजेस अबाउट द टॉपिक, अवॉइड टू मच टेक्स्ट ऑन ईच स्लाइड, limit the number of slides, avoid fancy fonts, use contrasting colors for text and background, animation and transition must be used carefully to avoid distraction, do a thorough spell check across all slides, remove irrelevant content such as images or clip arts, terms, insert speaker notes etc। तो कोई भी आप एक इंस्ट्रक्शन उसे एडवाइस उसे दे सकते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट इज 39, जिसमें आपको क्या करना है, टेबल क्रिएट करनी है एम्प्लॉय नाम से और उसमें आपको डालना है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन और सैलरी। तो उसके लिए हम क्या कमांड लिखेंगे, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय ब्रैकेट, उसके अंदर हम मेंशन करेंगे एम्प्लॉय आईडी करेक्टर और उसका साइज, एम्प्लॉय नेम वेर केयर साइज, डेजिग्नेशन वेर केयर देन अगेन साइज, सैलरी डेसिमल ब्रैकेट और सेमीकोलन। या आप सीधे स्टेप्स भी लिख सकते हैं कि सेलेक्ट करिए क्रिएट टैब को टूल बार में जो कि आपके स्क्रीन के टॉप पे दे रखा है, उसमें से टेबल डिज़ाइन बटन को चूज़ करिए और फिर उसमें फील्ड्स ऐड करिए और अपना डिज़ायर डाटा टाइप उसके अंदर टाइप करिए। ये भी नहीं तो आप कर सकते हैं क्रिएट अ टेबल इन डाटा शीट व्यू, राइट क्लिक करिए टेबल के ऊपर और फिर डाटा शीट व्यू के ऊपर क्लिक करिए, वहाँ से नई फील्ड्स ऐड करिए, फील्ड्स का नेम ऐड करिए जो भी आप बनाना चाहते हैं। बी पार्ट इज व्हाट इज अ प्राइमरी की, प्राइमरी की क्या होती है। सो यू कैन राइट अ प्राइमरी की इज अ यूनिक वैल्यू दैट आइडेंटिफाइज अ रो इन अ टेबल। एक प्राइमरी की एक यूनिक वैल्यू होती है जो कि एक टेबल के अंदर एक रो को आइडेंटिफाई करती है। या इसकी जगह आप लिख सकते हैं अ फील्ड और सेट ऑफ फील्ड्स विच यूनिकली आइडेंटिफाइज रोज इन अ टेबल, उसको भी हम प्राइमरी की कहते हैं। एंड द लास्ट इज योर सी पार्ट, दैट इज कैटेगराइज द फॉलोइंग कमांड्स एज DDL एंड DML। आप अपनी कमांड्स को DDL और DML में डिवाइड करिए। तो आपके पास DDL में क्या होता है, अल्टर और ड्रॉप, और DML में होता है सेलेक्ट एंड इंसर्ट। तो इसी के साथ हमारा आज का ये डिस्कशन जो हुआ है 2019-20 के पेपर को लेके यहीं ख़त्म होता है। आप इसको एक बार पूरे पेपर को दोबारा रिवाइज करिएगा। आप देखेंगे कि ये बहुत ही इजी पेपर, इसमें कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। यू कैन ईजली स्कोर वेरी गुड मार्क्स और फुल मार्क्स इन दिस एग्ज़ाम, जस्ट यू नीड अ लिटिल बिट रिविजन। सो डू इट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। नेक्स्ट में हम लोग सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे जो कि CBSE ने 2019-20 के पेपर से पहले इशू किया था। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे ऑल्सो practice the question paper of the year 2019-20 and also get the benefit। हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो यूं ही हमारे साथ बने रहिए। If you are a new visitor, please subscribe our channel and press the bell icon so that you keep getting the notifications of upcoming sessions automatically। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में एक नए सैम्पल पेपर के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।
बाय बाय, टेक केयर।